दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉलर के सामने हमारा रुपये कभी 60 रुपए था और आज 85 रुपए के आसपास है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी की कहानी है। एक कहानी जो ग्लोबल मार्केट्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस, एक्सपोर्ट्स और आरबीआई की पॉलिसीज के बीच लिखी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रुपये ने एक तेजी से गिरावट देखी, जो पिछले 2 सालों तक लगभग स्टेबल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या ये गिरावट हमारे लिए एक संकट है या एक नई शुरुआत का सिग्नल, और इसका असर हमारी डेली लाइफ, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर कैसे पड़ता है? आज की वीडियो में हम समझेंगे द स्टोरी बिहाइंड रुपीज डिवैल्यूएशन, इसका रीजन, इसका इम्पैक्ट और आगे का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। But before delving deeper, let us know how the value of one currency is measured or compared with another currency. So, for it we use exchange rate. But what is exchange rate? असल में एक्सचेंज रेट एक फाइनेंशियल टर्म है जो बताता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कितनी है। सिंपल शब्दों में एक्सचेंज रेट ये डिसाइड करता है कि अगर आपको अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलना हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर एक डॉलर की वैल्यू 85 रुपीज है तो इसका मतलब है कि एक डॉलर के लिए आपको 85 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेट मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है और ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज। अब एक्सचेंज रेट भी 2 तरह के होते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब है एक यूनिट फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड होगी। जैसे अगर एक डॉलर 85 रुपीज का है तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। रियल एक्सचेंज रेट थोड़ा डिफरेंट है। ये बताता है कि डोमेस्टिक गुड्स फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में कितने चीप या कॉस्टली हैं। अगर डोमेस्टिक गुड्स चीप हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना होती है। इंडिया ने पिछले 30 सालों में ज्यादातर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो की है। इसका मतलब है कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कभी कभी फॉरेन रिजर्व्स बेचता या खरीदता है और कभी डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू करता है। पिछले कुछ सालों में जब मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, आरबीआई ने एक स्पेसिफिक पॉलिसी फॉलो की जिसमें अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड ज्यादा हुआ तो आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व्स बेचने के साथ डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू किया, और जब फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ा तो आरबीआई रिजर्व्स खरीदता लेकिन डोमेस्टिक करेंसी को अप्रिशिएट होने नहीं दिया ताकि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बने रहें। कोविड के बाद 2022 से 24 तक आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया। ये पीरियड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी के जैसा लगता है। आरबीआई ने नॉमिनल एक्सचेंज रेट को लगभग स्टेबल रखा, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो या कैपिटल आउटफ्लो। इस स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी अग्रेसिवली बेचे। लेकिन 2024 के एंड में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, इंपोर्ट ज्यादा हो गए और कैपिटल आउटफ्लो हुआ। इस प्रेशर की वजह से आरबीआई ने अपनी पॉलिसी वापस मैनेज्ड फ्लोट रिजीम की तरफ शिफ्ट की और रुपये को डिवैल्यू होने दिया। रुपये डेप्रिसिएशन के 2 बड़े असर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसमें रुपये डेप्रिसिएशन से डोमेस्टिक गुड्स चीप होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ने का चांस होता है। अगर हमारे गुड्स फॉरेन मार्केट्स में सस्ते लगते हैं तो डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसमें डेप्रिसिएशन से इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ता है। इसका असर फर्म्स के वेरिएबल कॉस्ट पर पड़ता है और फर्म्स अपने हायर कॉस्ट को कंज्यूमर्स पर पास ऑन करते हैं। रिजल्ट, डोमेस्टिक प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में जहां फर्म्स प्राइस को मार्कअप के बेसिस पर सेट करते हैं, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। एक और प्रॉब्लम 2019 के बाद से देखने को मिली है, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट के बीच डाइवर्जेंस। नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो डेप्रिशिएट रहा था लेकिन रियल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे जो रियल एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। ये ट्रेंड ज्यादातर कंट्रीज में नहीं देखा गया, लेकिन इंडिया एक अलग कैटेगरी में है। इस वजह से नेट एक्सपोर्ट्स का वो बेनिफिट नहीं मिला जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन के साथ मिलता। एक और रीजन जो डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ने का है वो है नॉन फाइनेंशियल फर्म्स का मार्कअप। सीएमआईई के डेटा के हिसाब से 2010s के मिड तक फर्म्स का मार्कअप गिर रहा था, लेकिन 2019 के बाद ये ट्रेंड रिवर्स हो गया और मार्कअप बढ़ने लगा। जब फर्म्स अपने वेरिएबल कॉस्ट पर ज्यादा मार्कअप लगाते हैं तो प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका असर रियल एक्सचेंज रेट पर पड़ता है और एक्सपोर्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब सवाल ये है कि आरबीआई के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या आरबीआई वापस 2010s की स्ट्रैटेजी को अपना सकता है या एक नई और क्लियर एक्सचेंज रेट पॉलिसी की जरूरत है जो रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के डिस्कनेक्ट को एड्रेस करे? आरबीआई की पोस्ट कोविड पॉलिसी आर्बिट्ररी लगती
दिखती है जिसमें पॉलिसी स्टांस को फ्रीक्वेंटली चेंज किया गया है बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। आज की इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के लिए सिस्टमैटिक और क्लियर अप्रोच की जरूरत है। दोस्तों, रुपये की कहानी सिर्फ एक करेंसी की नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी का आईना है। क्या हम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल पाएंगे? ये आगे की पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए फोरम IAS के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।